नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रदेश में सावन और कावड़ यात्रा शुरू। हरिद्वार में गंगाजल भरने उमड़े शिव भक्त। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी। अग्निवीरों को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। राज्य के विभागों में किया जाएगा समायोजित आरक्षण का प्रावधान भी होगा लागू। रामनगर कृषि मंडी के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आगाज। कई सालों से बसे लोगों को सौंपे नोटिस। समिति ने एक्शन करने के लिए की मुनादी। हल्द्वानी में स्टूडेंट ने महिला कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सेमेस्टर में की जा रही अनदेखी। प्राचार्य ने कहा छात्राओं को नई शिक्षा नीति की जानकारी नहीं। राज्य में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। देहरादून सहित 10 जिलों में अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा गिरने से बाधित। पिंडर और प्राणमती नदी में उफान। और अब खबरें विस्तार से। अग्निवीर को लेकर के जहां विभिन्न राज्यों में आरक्षण दिए जाने की चर्चा चल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में धामी सरकार ने अग्निवीर के लिए कई योजनाएं संचालित करने की बात कही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा कर लौटने वाले राज्य के अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में समायोजित किया जाएगा और इस संबंध में आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अग्निवीर योजना लाए जाने के बाद उन्होंने सेना के अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, सैनिकों और अन्य लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा और विधानसभा में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, लिहाजा सेना में 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। हरिद्वार में आज से कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं सरकार ने सुरक्षा को लेकर के अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कावड़ यात्रा हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण पूरे देश में कावड़ियों के लिए लेकर आता है। हरिद्वार मां गंगा और कावड़ियों के लिए उत्तराखंड राज्य का एक केंद्र बिंदु है। अन्य स्थानों से भी लोग यहां आते हैं। इसके लिए हमने व्यापक पैमाने पर तैयारियां की हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये सदन दुख की इस घड़ी में वियतनाम के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुयेन फू टोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहाँ की मित्र जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सदन दिवंगत आत्मा की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री राहुल कसबा। मैं इधर देखता हूं भी आपको। प्रश्न संख्या माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर
15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आप की सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है, जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सर, मैं आपके मार्फत से मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी और ला के ऐसे स्कूल्स जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के स्कूल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, जैसे मेरा ही लोकसभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है जिसकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, क्या आप अपने नीति में परिवर्तन लाने के बाद में क्या इन ऐसे स्कूल, ऐसे शहरों में स्कूल खोलने का कोई प्रावधान रखते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और मैं समझ सकता हूँ लाजमी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो साख है उसे देखते हुए सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इसका विस्तार हो। पूरे देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा। सुजानगढ़ को लेके अभी हमारे आज से कावड़ यात्रा का आगाज हो गया है। इसमें शिव भक्त भी आ चुके हैं। रुड़की पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वह 18 तारीख को हरिद्वार से प्रस्थान कर चुके हैं और कम से कम 12 से 13 दिन उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगेंगे। राजस्थान के गंगापुर सिटी से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि वह 13 दिन बाद अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और वह पिछले 4 सालों से यहां पर आते रहे हैं। हालांकि उनकी कोई मन्नत नहीं है, पर वह अपनी आस्था के चलते पिछले 4 सालों से यहां आते रहे हैं। गंगापुर सिटी के पास। अच्छा, कितना दिन में? 12-13 दिन लगेगा, करेगा। कब आए थे आप? आज आओ तो 18 तारीख को। 18 तारीख को पहुंचे। किस तरह की कोई दिक्कत सामने? नहीं, कोई दिक्कत सामने कोई। शिविर लगे हुए मिल रहे हैं? शिविर मिल रहा है, व्यवस्था बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने वगैरह सब सरकार द्वारा व्यवस्था की। अब व्यवस्था में हम तो कोई मेडिकल लाइन है, दुकान मिल रही है, हालांकि क्योंकि हमारे में तो कभी परेशानी हुई है, सब चीज की बात है। प्रशासन की सुविधा बढ़िया है। गंगापुर सिटी राजस्थानी गाँव में। क्या मन्नत मांगी है आपने? कोई मन्नत मांगी नहीं, खाली श्रद्धा है, आस्था। श्रद्धा के चलते कितने दिन आपको लगेंगे पैदल चलने? यहाँ से हमको 13 दिन। 13 दिन जाने में लगेंगे। हाँ, 13 दिन आने में। आपके घर से और कोई भी अकेले हो? नहीं, अकेला है। गाँव के साथी जरूर है, 8-7 आदमी। रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई परेशानी नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सावन का ये मास पवित्र मास होता है और विशेष रूप से शिव की उपासना का होता है और शिव के ऊपर जल चढ़ाने से शिवलिंग पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्र कहते हैं, परंपरा कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताकर गए हैं और बता रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाता है। सोमवार से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। कावड़ यात्रा के वाहनों को लक्सर के करीब 25 किलोमीटर क्षेत्र से होकर गुजरना है। इस क्षेत्र को लेकर पुलिस पूरी तरह से संवेदनशील है। 25 किलोमीटर के इस क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन अस्थायी पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। हम सभी जानते हैं कांवड़ मेला शुरू हो रही है, आज से ही शुरू हो रही है। तो इसमें हमारा जो है ये डाइवर्जन वाला एरिया है लक्सर का, जो है जब हाईवे से ट्रैफिक डाइवर्जन होता है उस समय
हरिद्वार के लिए जो है सारी ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो जाती है नंगला इमरती से। तो उसके बाद का पूरा क्षेत्र हमारा होता है जिसमें हमें सही ढंग से ट्रैफिक को पास कराना हो, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, जाम की स्थिति ना बने, कोई भी क्लैश ना हो। साथ में एक बादरपुर रेलवे फाटक है, वहाँ भी थोड़ा कांवड़ की जो गाड़ियों की हाइट है उससे भी वो होता है थोड़ा, तो उसको भी थोड़ा नोटिस में लेना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग लंडोरा में जो है एक हाइट गेज बनाते हैं, वहीं से हम हाइट को कंट्रोल करके अगर ज़्यादा हाइट वाला हो तो उसको नीचे करके भेजते हैं ताकि बादरपुर फाटक जो रेलवे क्रॉसिंग है उसमें दिक्कत ना हो। बाकी पूरा रूट में, हालांकि पिछले बार बाढ़ की स्थिति हुई थी, इस बार ऐसा भी कोई समस्या नहीं है। इन केस अगर बारिश वगैरह हो तो उसके लिए भी हम लोगों ने उपाय कर रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सभी को पता है कि अभी आगामी मंडे से हमारा कांवड़ यात्रा 2024 शुरू हो रही है, तो हमारा जो ये लक्सर जोन है इसमें जितने भी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है, आज यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब द्वारा और मेरे द्वारा इनकी ब्रीफिंग ली गई। ब्रीफिंग में इनको समझाया गया है कि डाइवर्जन होगा तो क्या करना है, इनकी ड्यूटी पॉइंट्स कौन कौन से निर्धारित है तथा इन्हें अपनी ड्यूटी किस हिसाब से करनी है, इसी के बारे में इन्हें ब्रीफ करा गया है। और अभी जाके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटीज चेक भी करेंगे और इस प्रकार से पुलिस के सहयोग से हम लोग ये कांवड़ यात्रा को सकुशल करेंगे। उत्तराखंड में प्रशासन कांवड़ियों के रास्तों पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों पर उसके मालिकों का नाम लिखवाने का सरकारी आदेश लागू करने में जुटा है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जिन रंगीन कावड़ों को अपने कंधों पर ले जाते हैं, उनमें कई कावड़ मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे हैं। कारीगरों का कहना है वे लाभ कमाने के बजाय समाज की एकता के लिए काम कर रहे हैं। सावन महीने में होने वाली कावड़ यात्रा में श्रद्धालु पवित्र नदियों, खासकर गंगा नदी से जल लेते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इस साल सावन 22 जुलाई से शुरू हो गया है। जसपेरू में एक महिला बेहोश अवस्था में सड़क पर पड़ी मिली। जैसे ही बारिश रुकी तो राहगीरों की आवाजाही शुरू हो गई। पानी की एक किनारे पर बेहोश पड़ी महिला को देखा गया। इसके बाद महिला को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। महिला ने चिकित्सालय और एम्बुलेंस के स्टाफ के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। यहां तक कि चिकित्सक द्वारा नाम पता पूछने पर महिला ने बार बार नाम पूछने पर अपना उल्टा सीधा नाम बताया। चिकित्सक विद्या भूषण सिंह ने बताया कि महिला का इलाज शुरू कर घटना की सूचना स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी गई है। गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही रोड पर उसावस्था में मिली है, जो उनका उपचार किया जा रहा है और पुलिस को उनकी जानकारी दी गई है, जो उनके परिजनों को भी उनका संज्ञान में आया कार्यरत है। इस चीज़ को परीक्षण से पता चलेगा, आगे के परीक्षण से। अभी तो उनको देख करके दोषावस्था में है, उपचार कर रहे हैं, उनका वाइटल्स वगैरह देख रहे हैं, कोई तरह का कुछ उनके स्वास्थ्य में सुविधा तो नहीं है। फिर आगे का उपचार करेंगे, फिर उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आवश्यकता पड़े तो हाँ किया जा रहा है। पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही है जिससे कि परिजनों की तक ये बात पहुँच पाए। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। विभाग द्वारा नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट, जबकि पौड़ी, गढ़वाल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आईएमडी द्वारा हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा और टिहरी, गढ़वाल में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई क्षेत्रों में नालियां चौक हो गई हैं, जिसकी वजह से कई मोहल्लों में पानी घुस गया। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो उत्तराखंड देवभूमि के साथ पहाड़ी इलाके से भी घिरा हुआ है, तो ऐसे में बारिश जो है वहां पर आफत बनकर बरस रही है। अगर देहरादून की बात करें तो मानसून की बारिश आज सुबह से ही वहां पर तबाही मचाए हुए है। यहाँ तक कि घरों में, कॉलोनियों में भी पानी घुसा हुआ है। क्या कुछ अभी अपडेट है मौसम को लेकर? अब आपको बता दें कि गर्मी से लोग परेशान थे, तो मानसून आया तो जो बारिश से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो आफत की बारिश हो गई है उत्तराखंड वासियों के लिए। अगर पहाड़ पर की जाए तो पहाड़ पर लगातार बारिश होने के कारण बहुत भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई जगह रास्ते बंद पड़ रहे हैं। जो तीर्थ यात्री वहां जा रहे हैं उनको भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जो अभी तक जारी है। इसके कारण कई कॉलोनियों में, सड़कों पर पानी बह रहा है, जैसे नाले के रूप में सड़क बन गए हैं। इससे आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी इस बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कई जिलों में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बहुत जिलों में स्कूल भी बंद है इस भारी बारिश को देखते हुए। तो अभी के अगर सिलसिले में बात किया जाए तो उत्तराखंड में बारिश के कारण लोगों का आम जो जनजीवन है काफी अस्त व्यस्त है। लोग काफी परेशान हैं और ये जो अभी बारिश हो रही है पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड में ये आफत की बारिश हो रही है। जी शैलेंद्र, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आम जनजीवन अस्त व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहा है। भारी बारिश है, आफत की बारिश वहां पर लगातार हो रही है। ऐसे में जनजीवन भी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। तो सुरक्षा को लेकर अगर बात कर लें तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम? सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर के पहले से भी काफी इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम जो हर जगह तैनात की गई है। पहले से ही पहाड़ों में ऐसी संभावना यहाँ हर साल बनी रहती है, इसलिए जगह जगह पर टीमों को तैनात किया गया है, ताकि जो आपदा आए तो आपदा को तो रोका नहीं जा सकता, सरकार का बार बार कहना है, लेकिन लोगों को तत्काल जितना जल्द हो सके वो मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए हर जगह व्यवस्था की गई है और सरकार अपने स्तर पर बहुत सारे सब काम कर भी रही है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। एक बार फिर आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में पाताल गंगा के पास भारी मलबा गिरने से रास्ता बाधित हुआ। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। यहाँ देर रात से ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। इस कारण चार धाम पर निकले हुए तीर्थयात्री पाताल गंगा टनल के पास रुके हुए हैं और उनको बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने का इंतजार है। इसकी सूचना पर संबंधित विभाग मशीनों के साथ टनल का मलबा हटाने में जुटा हुआ है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, एक बार फिर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। पाताल गंगा टनल के पास मलबा गिरा है, उस मलबे को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कब तक उम्मीद है इस मार्ग को खुलने की, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो भी परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आजकल पहाड़ों में मौसम कुछ अलग ही अंदाज यहाँ पर बना हुआ है मौसम का। और आपको जानकारी दे दें कि जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा है, वहां पर देर रात मूसलाधार बारिश होने के चलते वहां पर टनल के पास जबरदस्त मलबा पहुंच गया है, जिसके चलते जो यात्री हैं बद्रीनाथ धाम के लिए पहुंचे हुए, चाहे श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम के लिए जो यात्री पहुंचे, उन्हें वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं बात करें संबंधित विभाग की जो मशीनें हैं वहां पर लगातार लगी हुई है और बताया नहीं जा सकता है कब तक ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा के समीप खोल सकता है।
जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। चमोली के थैराली में बीती रात हुई तेज मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इससे सोल क्षेत्र से बहने वाले प्राणमती गधेरे के फिर एक बार उफान आ गया। इस कारण थैराली सूना को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन वैली ब्रिज के कई पार्ट्स बह गए। वहीं पिंडर नदी और प्राणमती नदी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। वहीं क्षेत्र के कई गांवों का भी संपर्क कट चुका है। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में इस क्षेत्र को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आपदाग्रस्त क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को माल रोड के चौराहे पर उखड़ रही टाइलों को ठीक करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून मार्ग, गैलोगी पावर हाउस, अपल माल रोड, लंडोर बाजार, मसूरी कोतवाली क्षेत्र में बारिश के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द सभी क्षतिग्रस्त सड़कें दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। भारी वर्षा से गोदगी जो हमारा मुख्य मार्ग है गोदगी के पास से क्षतिग्रस्त हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से अभी भारी वाहनों को हमने रोका है। लगातार हमारे रूडी के अधिकारी वहाँ मौके पर हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। 3 दिन के अंदर उसे हम भारी वाहनों के लिए भी खोल देंगे। इसी प्रकार माल रोड पर थाने के आगे दीवार क्षतिग्रस्त हुई है, रूडी के द्वारा वहाँ पर काम शुरू हो गया। इसी प्रकार पिक्चर पैलेस पर सड़क बैठ गई है और जो पत्थर की सड़क वहाँ पर बनाई गई है वो सक्सेस नहीं है। मैंने निश्चित किया है कि वहाँ पर जो है सीसी सड़क वहाँ पर बनाई जाए, शीघ्र उस काम को शुरू करा दिया जाएगा। बीते दिनों खटीमा में आई बाढ़ से लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ। वहीं खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि इस आपदा में लगभग 70% फसल बर्बाद हो गई है और हमारे यहाँ कृषि विभाग में सिर्फ एक अधिकारी अपॉइंटेड है। मैंने दूरभाष से मंत्री और मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 कृषि अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक टीम गठित कर आपदा में हुई क्षति का आकलन करना चाहिए, जिसको लेकर कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए अविलंब क्षेत्र का दौरा किया था और आपदा पीड़ितों के लिए प्रति परिवार 5,000 की दर से राहत राशि के रूप में 10 करोड़ स्वीकृत किए। ये जो खटीमा में आपदा आई है, लगभग 70% किसानों की फसल बर्बाद हो गई और हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक अधिकारी अपॉइंट है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी दूरभाष पे बात करी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि वहाँ कम से कम 4 लोग 5 लोग अपॉइंट करिए और टीम गठित करिए और उनके जो नुकसान है उसका आकलन कीजिए और बाजार मूल्य के हिसाब से उनको जो है मुआवजा दीजिए। इस बात के लिए मैंने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और जो है मैं कृषि मंत्री जी से। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।